ओवैसी की देशभक्ति को जरा इस चश्मे से भी देखिए। कहीं गश खाकर गिर न जाएं वाह वाह करने वाले लोग। क्या 100 साल पहले जैसे गांधी जी गच्चा खाए थे, वैसा ही गच्चा मोदी जी भी खाने वाले हैं। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ओवैसी के बयानों को देशभक्ति की मिसाल मानकर हर कोई उनकी दाद दे रहा है। हरे झंडे वाले हों, लाल झंडे वाले हों या फिर भगवा झंडे वाले हों, जिसको देखो उसी के मुंह से ओवैसी के लिए आहा अहो वाह वाह निकल रहा है। लेकिन सिर पर मियां टोपी पहने और बिना मूंछ वाले ओवैसी जैसे लोगों को अगर इतिहास में टटोलें तो आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है और आप 1 सेकंड में गश खाकर जमीन पर गिर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में इतिहास के इसी 440 वोल्ट के झटके से आपको हम झकझोरने वाले हैं। आप जहां भी बैठे हो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि द कर्मा पर इतिहास में दर्ज कुछ ऐसे ही टोपी वालों का सच सामने आने वाला है। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति वाले बयान खूब वायरल हैं। वो भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर पूरी दुनिया में भारत और मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इस समय वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, TMC और वामपंथी पार्टियों से भी कहीं आगे बढ़कर इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे रहे हैं। ओवैसी से तुलना करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD और TMC जैसी पार्टियां तो देशभक्त कम गद्दार ज्यादा लग रही हैं। लेकिन एक बात क्या आपने गौर की? नहीं की तो हम आपको बताते हैं। हाल ही में जब भारतीय सांसदों का दल ऑपरेशन सिंदूर की बात रखकर भारत वापस लौटा तो सभी के साथ PM मोदी की एक मुलाकात हुई, जिसमें कांग्रेस, TMC समेत सभी दलों के वो सांसद पहुंचे जो विदेश में भारत का पक्ष रखने गए थे। लेकिन AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी वहां नहीं पहुंचे। ये बात हर देशवासी को खटक गई, क्योंकि ओवैसी ने कहा कि उस दिन उनको अपने एक बीमार दोस्त को देखने दुबई जाना था, इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन क्या आपको ये वजह वैलिड लगती है या सिर्फ बहाना? क्योंकि 1-2 दिन आगे पीछे भी वो जा सकते थे। लेकिन हैदराबाद के मियां साहब नहीं गए। दोस्तों, हैदराबाद के ये मियां साहब क्यों नहीं गए, इसकी वजह बताने के लिए हम आपको टाइम मशीन की तरह करीब 100 साल पीछे के इतिहास में लिए चलते हैं, जहां शायद इसकी असली वजह आपको समझ में आए और आपको 440 वोल्ट का झटका भी लगे। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि इस मियां टोपी को जो भी बड़ी शिद्दत से पहनता है वो किस तरह बाहरी रंग तो बदलता है, लेकिन अंदर से वैसा का वैसा ही रहता है। इतिहास इस तरह की गवाहियों से भरा पड़ा है। दोस्तों, बात 1940 की है। जिस तरह इस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, उसी तरह 1940 में मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्नाह थे। 1940 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में एक लड़के ने मोहम्मद अली जिन्ना से एक सवाल किया कि मैं पहले भारतीय हूं या मुसलमान। पहले तो जिन्ना ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मेरे बेटे, तुम पहले हिंदुस्तानी हो फिर मुसलमान हो, पहले वतन है फिर तुम्हारा मजहब। मोहम्मद अली जिन्ना का यह बयान उस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। उस समय भी बहुत से लोग जिन्ना की देशभक्ति के कायल होकर ऐसे ही लाहलोट हो गए थे। लेकिन कुछ सालों के बाद जिन्ना ने देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर कैसे हिंसा और दंगे का सहारा लेकर करा दिया, ये हम सब जानते हैं। ये तो रही 1940 के दशक के जिन्ना की बात। अब आपको करीब 1 सदी और पीछे लिए चलते हैं। 1875 के करीब, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने कहीं पर यह कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 सुंदर आंखें हैं, तो उस वक्त पूरे भारत में गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू क्या खूब फैली थी। हर जगह सर सैयद के इस बयान की ही चर्चा थी। उस समय भी लोगों ने सर सैयद अहमद खान को अपनी पलकों पर बिठा लिया था। हर देशवासी सर सैयद अहमद खान की देशभक्ति की बीन बजा रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद यानी 1884 में मेरठ में अपने भाषण में उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हम हिंदुओं को मारने के लिए अफगानिस्तान के अपने पठान भाइयों को बुला लेंगे और इस देश पर सिर्फ मुसलमानों का राज स्थापित कर लेंगे। ये भाषण इलाहाबाद द पायनियर प्रेस 1888 में प्रकाशित हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त एग्जैक्ट क्या कहा था, आपको पूरा सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। मान लीजिए अंग्रेज अपनी सेना, तोपें, हथियार और बाकी सब कुछ लेकर
देश छोड़कर चले गए तो इस देश का शासक कौन होगा? उस स्थिति में यह संभव है कि क्या हिंदू और मुस्लिम कौमें एक ही गद्दी पर बैठें? निश्चित ही ऐसा नहीं है। उसके लिए जरूरी होगा कि दोनों एक दूसरे को जीतें, एक दूसरे को हराएं, दोनों सत्ता में समान भागीदार बनेंगे। ये सिद्धांत व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, इसी समय आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम हिंदुओं से कम भले हों, मगर वो कमजोर हैं ऐसा मत समझिए। उनमें अपनी जगह को टिकाए रखने की ताकत है। लेकिन समझिए कि ये ताकत नहीं भी है तो फिर हमारे पठान भाई पर्वतों और पहाड़ों से निकलकर सरहद से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ कौन जीतेगा, यह अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जीतकर आज्ञाकारी नहीं बनाएगा, तब तक इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। दोस्तों, हिंदू मुसलमान को दो आंखें कहने वाले सर सैयद अहमद ही थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा के नाम पर भारत के मुसलमानों में दो राष्ट्र के सिद्धांत का बीजारोपण किया था। इन्हीं सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज खोला था, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU में बदल गया। 31 अगस्त 1941 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान ने कहा था, हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला बारूद के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, विभाजन के बाद वही लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान से थोड़ा और आगे इतिहास में चलते हैं। 1904 के करीब जहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखकर और श्री राम को इमाम हिंद कहकर अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही वाहवाही बटोरी थी। और इसके कुछ समय बाद 1930 तक आते आते ही मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे थे। उनका मकसद तो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना हो गया था। अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब 1919 में तुर्की के खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया था और खलीफा को फिर से इस्लामी जगत का मुखिया बनाने के लिए भारत में मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया, तो गांधी जी ने हिंदुओं से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। यही नहीं, बाद में अपने असहयोग आंदोलन को खिलाफत से जोड़ दिया। बापू का कहना था कि हिंदुओं को मुसलमानों की कठिनाई में साथ देना चाहिए। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तो हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा कि बस अब स्वराज मिलने ही वाला है। स्वराज की गंध से उनके नथुने फड़कने लगे हैं। लेकिन उसके बाद इन्हीं मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली ने गांधी को ऐसा गच्चा दिया कि बड़े बड़े चकरा जाएं। हालांकि बापू हिंदू मुस्लिम एकता का राग आखिरी सांस तक गाते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बापू के आह्वान पर पूरे देश के हिंदुओं ने मुसलमानों की मांग के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन उन्हें बदले में मिला मोपला मुसलमानों के द्वारा चलाए गए वो भीषण दंगे, जिसमें केरल के 50,000 के करीब हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया और नंबूदरी ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के दौरान एक बार जब किसी मुस्लिम शख्स ने मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं से पूछा कि मुस्लिम धर्म के खिलाफत आंदोलन का साथ देने के लिए क्या गांधी जी को जन्नत मिलेगी, तो इन्हीं अली बंधुओं ने उससे कहा था, नहीं, गांधी जी को जहन्नुम ही मिलेगा क्योंकि वो काफिर हैं। दोस्तों, इतिहास के ये वो झटके हैं जो मियाँ टोपी पहनने वालों ने भारत और उसके देशवासियों को अक्सर दिए हैं। तथ्यों के साथ आप ऐसे कुछ झटकों से आज रूबरू हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही ओवैसी है जिन्होंने कहा था कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी अपने मठ में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अली बंधुओं की तरह ओवैसी बंधुओं में से एक अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो फिर देखो कि हम क्या हैं और हमारी कितनी ताकत है। दोस्तों, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि ओवैसी का ये जो बदला हुआ रूप है वो कहीं पीएम मोदी भी उनसे उसी तरह तो चमत्कृत नहीं हो गए जिस तरह गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अली बंधुओं से हो गए थे। कहीं मोदी जी भी तो उसी तरह कहीं गच्चा नहीं खा जाएंगे जैसा गच्चा मुसलमानों को लेकर गांधी जी हमेशा खाते रहे। दोस्तों, सवाल बहुत हैं, आपके मन में भी बहुत से सवाल और उनके जवाब होंगे। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।